नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 3 भारत में उद्योग का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम उद्योग किसे कहते हैं, भारत में उद्योगों के प्रकार, कृषि आधारित उद्योग के रूप में सूती वस्त्र उद्योग, वन आधारित उद्योग के रूप में कागज उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के रूप में लोहा इस्पात उद्योग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इस पर भी हम बात करेंगे। औद्योगिक प्रदूषण क्या है और इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही हम आपको इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। प्रिय छात्रों, आपके पास पेन होगा, नोटबुक होगी, पाठ्य पुस्तक होगी और इसके अलावा जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके पास एक बैग होता है, पानी की बाटल होती है, लंच बॉक्स होता है और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं जो हमारे पास होती हैं, जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं आदि। क्या ये सभी वस्तुएं केला, अमरूद, सेब की तरह किसी पेड़ पर लगती हैं? नहीं ना। तो फिर यह आपके पास पहुंचती कैसे हैं? सोचा है कभी आपने? व्यक्ति अपनी भांति भांति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ वस्तुएं प्रकृति से सीधे प्राप्त कर लेता है, कुछ प्रकृति के सहयोग से पैदा करता है तथा कुछ वस्तुओं का प्राकृतिक कारकों के सहयोग से निर्माण करता है। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का यही कार्य उद्योग कहलाता है। अर्थात जो वस्तुएं आप उपयोग करते हैं उनका निर्माण होता है और यह निर्माण उद्योग कहलाता है। उद्योग की इस प्रक्रिया में मनुष्य कच्चे माल का उपयोग कर श्रम, शक्ति और तकनीक के माध्यम से आवश्यकतानुसार पक्का माल तैयार करता है। कच्चे माल के इसी रूपांतरण से अनेक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु के बर्तन बनाना, गन्ने से गुड़ या शक्कर बनाना। भारत में उद्योग गृह उद्योग के रूप में प्राचीन काल में भी विकसित अवस्था में था, किंतु अंग्रेजों के शासनकाल में यह व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आज़ादी मिलने के पश्चात सन 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई। आइए अब हम बात करेंगे भारत में उद्योगों के प्रकार की। उद्योगों का विभाजन स्वामित्व के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, आकार के आधार पर, तैयार माल की प्रकृति के आधार पर तथा कच्चे माल के आधार पर किया जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है निजी उद्योग। वे उद्योग जो व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं, यानी कि इन पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है, इसलिए इनको निजी उद्योग कहा जाता है। दूसरे हैं सरकारी उद्योग। वे उद्योग जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है, अर्थात सरकार के स्वामित्व में होते हैं, ऐसे उद्योग सरकारी उद्योग कहलाते हैं। तीसरा है सहकारी उद्योग। वे उद्योग जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं। सहकारी का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसको सहकारी कार्य कहा जाता है। अर्थात ये उद्योग व्यक्तियों के समूह द्वारा नियंत्रित होते हैं। है मिश्रित उद्योग, जो उपरोक्त में से किन्हीं 2 या 2 से अधिक के स्वामित्व में होते हैं। निजी उद्योग, सरकारी उद्योग और सहकारी उद्योग, इन 3 में से किन्हीं 2 के या 2 से अधिक के स्वामित्व में हो, ऐसे उद्योग मिश्रित उद्योग कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आधारभूत उद्योग। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। वे उद्योग जो लोगों की रोजाना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम करते हैं, जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं,
कागज आदि का इस्तेमाल करते हैं, तो यह सब हमारे रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं और इन चीजों का उत्पादन करने वाले उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। आकार के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है वृहद उद्योग, औद्योगिक इकाइयां जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। दूसरा है मध्यम उद्योग, जिनमें कुल पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ रुपये के मध्य है, जैसे चमड़ा उद्योग। तीसरा है लघु उद्योग, जिनमें कुल पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ रुपये तक है, जैसे लाख का उद्योग। चौथा है कुटीर उद्योग, जिनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है, अर्थात या तो पूंजी की आवश्यकता ही नहीं होती और अगर होती भी है तो कम होती है। ऐसे उद्योग परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। ग्राम में स्थित होने पर यह ग्रामीण उद्योग तथा नगर में स्थित होने पर नगरीय कुटीर उद्योग कहलाते हैं। तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है भारी उद्योग, जिनमें भारी वस्तुओं, मशीनों आदि का निर्माण किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर बनाना, ट्रक बनाना, बस बनाना आदि। दूसरा है हल्के उद्योग, जिनमें दैनिक उपयोग की छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कि खिलौने बनाने का उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है कृषि आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। तीसरा है वन आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज का उद्योग। इस अध्याय में हम इन तीनों ही प्रकार के उद्योगों की विस्तार से चर्चा करेंगे। कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, खनिज आधारित उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग और वन आधारित उद्योग में कागज उद्योग की हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सर्वाधिक संगठित तथा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। उत्पादन क्षमता की दृष्टि से देखें तो इस उद्योग में 1866 मिलें हैं, जिनमें 82% मिलें निजी स्वामित्व की हैं, 10% मिल सरकारी स्वामित्व में हैं तथा 8% मिल सहकारी स्वामित्व में संचालित हैं। आधुनिक उद्योग के रूप में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, किंतु यह सफल नहीं हो सका। भारत का पहला सफल कारखाना सन 1851 में मुंबई में खोला गया, जिसके संस्थापक श्री नाना भाई डाबर थे। मुंबई में इस उद्योग के सर्वप्रथम विकसित होने के कारण मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, जबकि बाद में उद्योग के अहमदाबाद नगर में केंद्रीकृत होने से उसे भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा प्रदान की गई। अब हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग के वितरण की, अर्थात भारत के किन किन स्थानों पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूती वस्त्र के निर्माण में कपास का प्रयोग किया जाता है, अतः जहां पर कपास का अधिक उत्पादन होता है उन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग अधिक स्थापित किए गए हैं। साथ ही आर्द्र जलवायु में भी यह उद्योग सफल होता है। फलतः भारत के अधिकांश क्षेत्र समुद्र तटीय तथा कपास उत्पादक क्षेत्रों में केंद्रित है। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश के किन किन स्थानों पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं। जो स्थान रेड कलर से हाईलाइट हो रहे हैं, यही स्थान सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। इनमें सबसे पहला स्थान है महाराष्ट्र का। वस्त्र उत्पादन में हमारे देश में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। यहाँ सूती वस्त्र की कुल 119 मिलें हैं, जिनमें से 101 में कताई और बुनाई दोनों कार्य किए जाते हैं। शेष 18 मिल केवल सूत कताई का कार्य करती हैं। मुंबई यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर 54 सूती वस्त्र मिल हैं।
इस राज्य में सूती वस्त्र के अन्य केंद्र शोलापुर, पुणे, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद आदि स्थानों पर हैं। सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा स्थान गुजरात का है। यहाँ की 118 मिलों में से 24 कताई बुनाई की तथा 24 कताई की मिलें हैं। अहमदाबाद इस राज्य का ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का सर्वश्रेष्ठ सूती वस्त्र औद्योगिक केंद्र है। इस नगर में 69 मिलें हैं। इस राज्य में बड़ौदा, भरूच, सूरत, भावनगर, राजकोट आदि अन्य सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। सूती वस्त्र उत्पादन में तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। यहाँ इस उद्योग की छोटी छोटी मिलें हैं जिनकी संख्या 439 है। अधिकांश मिलें सूत कताई का कार्य करती हैं। इस राज्य में उद्योग की स्थापना का श्रेय विद्युत उत्पादन को है। कोयम्बटूर इस राज्य का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मदुरई, चेन्नई, तिरुनेलवेली, सेलम, पेरम्बूर आदि इस राज्य के अन्य सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। इनके अलावा पश्चिम बंगाल में हावड़ा और श्री रामपुर प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको यहाँ पर एक बात विशेष रूप से अपनी नोटबुक में लिख लेना है। सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे देश का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। परीक्षा में जब इस तरह का प्रश्न आए तो आपको किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो, इसलिए तीनों ही मैनचेस्टर को आप अच्छी तरह से याद रखें। अगला उद्योग है खनिज आधारित उद्योग। खनिजों से कच्चा माल प्राप्त करने वाले प्रमुख उद्योगों में लोहा इस्पात, सीमेंट, धातु आदि उद्योग हैं। संपूर्ण औद्योगिक संरचना में लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग की संज्ञा प्रदान है। अतः हम यहाँ विशिष्ट उद्योग के रूप में लोहा इस्पात उद्योग का ही अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोहा इस्पात आज के उद्योग जगत में भौतिक सभ्यता की रीढ़ है। मानव उपयोग की छोटी से छोटी वस्तु जैसे सुई, कील, पिन आदि से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुएं जैसे मोटर है, रेल है, कारखानों में लगने वाली मशीनें आदि का निर्माण बिना लोहे और इस्पात के संभव नहीं है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग है जिस पर राष्ट्र का आर्थिक विकास निर्भर करता है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही यह लघु उद्योग के रूप में था। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित लगभग 1500 वर्ष पुराना मेहरौली लोह स्तंभ भारत में इस उद्योग की प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण है। आधुनिक स्तर का पहला लोहा इस्पात कारखाना भारत में सन 1830 में तमिलनाडु राज्य के पोर्टो नोवो नामक स्थान पर स्थापित किया गया। वृहद पैमाने का भारत का प्रथम लोहा इस्पात कारखाना सन 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड राज्य के साकची नामक स्थान पर खोला गया। आज इस स्थान को जमशेदपुर कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा लोहा इस्पात उद्योग में समन्वय स्थापित करने हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था है। अब हम बात करेंगे लोहा इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण की। इस उद्योग में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूने का पत्थर तथा डोलोमाइट को प्रमुख कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इनकी प्राप्ति स्थान के समीप ही इस्पात कारखानों की स्थापना की जाती है। अब आप इस मैप को देखिए और यहाँ पर जो स्थान रेड कलर से हाईलाइट हो रहे हैं, यह स्थान लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। जमशेदपुर में स्थापित लोहा इस्पात का कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जाना जाता है। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। अगर आप 10th क्लास के सोशल साइंस के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब को ओपन कीजिए और इसके सर्च बॉक्स में आपको बिना स्पेस के टाइप करना है एजुकेशनल मंत्रा। और जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो सबसे पहला चैनल जो आपको दिखाई देगा, इसका लोगो आप
ध्यान से देख लीजिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल पर पहुंच जाएंगे। इस चैनल पर पहुंचने के बाद आपको प्ले लिस्ट को ओपन करना है। प्ले लिस्ट पर क्लिक कर देने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुल 4 प्ले लिस्ट शो हो रही हैं। यहाँ पर आपको जो नीचे एरो की दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ प्लेलिस्ट और ओपन हो जाएंगी। इसके बाद आपको पेज को नीचे की ओर खिसकाना है और आप यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है व्यू एट मोर। यहाँ पर आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है और जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने 10th क्लास के सोशल साइंस के सभी वीडियो की प्लेलिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप इन प्लेलिस्ट से अपने मनपसंद का वीडियो आपकी बुक के सिलेबस के अनुसार देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। अब हम भारत के प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्रों की चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित है। यह सबसे बड़ा कारखाना है। दूसरा है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कुल्टी तथा हीरापुर में। तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि कर्नाटक के भद्रावती में स्थापित है। चौथा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि उड़ीसा के राउरकेला में स्थापित है और इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई। पांचवा है भिलाई इस्पात कारखाना, जो कि छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग में स्थापित है। इसकी स्थापना रूसी विशेषज्ञों के सहयोग से की गई। अगला है दुर्गापुर इस्पात कारखाना। यह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित है। इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई। 7वां है लोहा इस्पात कारखाना, जो कि तमिलनाडु के सलेम में स्थापित है। अगला है विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित है। यह केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है। अगला है बोकारो इस्पात कारखाना, जो कि झारखंड के बोकारो में स्थापित है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी आरसीसी चिमनी एशिया में सबसे ऊंची है। अगला है विजयनगर इस्पात कारखाना, जो कि कर्नाटक के हासपेट में स्थापित है और इसकी विशेषता यह है कि यह पूर्णतः भारतीय तकनीकी पर आधारित है। इस्पात उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 9वां स्थान है। इस उद्योग से भारत में 5 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्षतः रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अगला उद्योग है वन आधारित उद्योग। यहाँ हम वन आधारित विशिष्ट उद्योग के रूप में कागज उद्योग का अध्ययन करेंगे। भारत में हाथ से कागज बनाने की कला का विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। ब्रिटिश शासन से पूर्व हमारे देश में एक कुटीर उद्योग के रूप में था। कालपी और मथुरा इसके प्रमुख केंद्र थे। भारत का प्रथम आधुनिक सफल कारखाना सन 1716 में तमिलनाडु राज्य के ट्रंकुबार नामक स्थान पर स्थापित हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में 100 से अधिक कागज मिलें स्थापित हो चुकी थीं। कागज का निर्माण बांस, निफर, लकड़ी तथा घास से लुगदी बनाकर होता है। अब हम बात करेंगे कागज उद्योग के केंद्रीकरण की। कोई भी उद्योग उसी जगह पर स्थापित होता है जहां पर उस उद्योग के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। औसतन 1 टन कागज बनाने के लिए 2.38 टन बांस की आवश्यकता होती है। अतः भारत में इस उद्योग का केंद्रीकरण कच्चे माल प्राप्ति स्थानों के निकटवर्ती ऐसे भागों में हुआ है जहां उद्योग की स्थापना हेतु अन्य आवश्यक भौगोलिक कारक जैसे कि समतल धरातल, परिवहन के साधन, कुशल श्रम और शक्ति के साधन उपलब्ध हैं। मैप पर आप देख सकते हैं जो स्थान रेड कलर से हाईलाइट हो रहे हैं, यह सभी स्थान कागज उत्पादक केंद्र हैं। देश के कागज उत्पादन राज्यों में कर्नाटक, केरल, बिहार, झारखंड आदि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने के कागज का कारखाना स्थापित है। भारत का कागज उत्पादन की दृष्टि से दुनिया में 20वां स्थान है। हमारे देश में उत्पादित होने वाले कागज में 53% लिखने और छपाई का कागज, 22% पैकिंग करने का कागज, 16% गत्ता, 6% अखबारी कागज तथा शेष अन्य विशेष किस्म का कागज है। अब हम भारत के प्रमुख कागज उत्पादक क्षेत्रों की चर्चा करते हैं। इनमें सबसे पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। यहाँ पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 40%
कागज उत्पादित होता है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं टीटागढ़, रानीगढ़, नेहाटी, कोलकाता, कांगीनाडा, बड़ा नगर, शिवराफुली आदि। दूसरा स्थान रखता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 12% कागज हमारे देश का उत्पादित होता है। यहाँ के प्रमुख कागज उत्पादक केंद्र हैं सिरपुर, राजमहेंद्री, कागज नगर, हासपेट आदि। अगला स्थान है महाराष्ट्र का। यहाँ पर पूरे देश का 11% कागज उत्पादित होता है। यहाँ के प्रमुख कागज उत्पादक क्षेत्र हैं पूना, मुंबई, बल्लारपुर, कोलाबा, कामठी, कल्याण, बाड़ाबली, ओंगेलवाड़ी आदि। अगला स्थान है उड़ीसा का। यहाँ पर भी 11% कागज उत्पादित होता है। यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं ब्रिज, राजनगर, चौधार, रायगढ़ आदि। अगला स्थान है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर देश के कुल कागज उत्पादन का 10% से भी कम कागज का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, सीहोर, नेपानगर, होशंगाबाद आदि प्रमुख कागज उत्पादक केंद्र हैं। अगला है हरियाणा। यहाँ पर भी 10% से कम कागज का उत्पादन होता है। हरियाणा के प्रमुख केंद्र हैं फरीदाबाद, यमुनानगर, चंडीगढ़ आदि। तमिलनाडु, यहाँ पर भी 10% से कम कागज का उत्पादन होता है। तमिलनाडु के प्रमुख कागज उत्पादन केंद्र हैं पल्लीपलायम, चरण महादेवी, उदमलवेट आदि। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 5% से भी कम कागज का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कागज उत्पादन केंद्र हैं सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ, पिपराइच, मोदीनगर आदि। अगला राज्य है गुजरात। यहाँ पर भी 5% से कम कागज का उत्पादन होता है। बड़ोदरा, पिलोमोरिया, राजकोट, उटूरन, उदावाड़ा, वारजोद, गोंडल आदि गुजरात के प्रमुख कागज उत्पादक केंद्र हैं। वर्तमान में हमारे देश में 600 से अधिक कागज व गत्ता मिल हैं, जिनमें लगभग 3 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। औद्योगिक आयोग के अनुसार ईसा से पूर्व में भी भारत एक औद्योगिक देश रहा है। भारत में निर्मित मलमल, रेशमी कपड़ा, आभूषण आदि विदेशों को निर्यात किए जाते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ के परंपरागत कुटीर उद्योगों को भारी क्षति हुई। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का स्थान धीरे धीरे सीमित होता गया और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में आर्थिक विकास हेतु औद्योगिक विकास की आवश्यकता को महसूस किया गया। सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के औद्योगिक विकास हेतु चरणबद्ध लक्ष्य तय किए गए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के बढ़ते योगदान से निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति संभव हुई। नंबर 1, उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर उन्नत होता है, अर्थात रहन सहन का तरीका बेहतर होता है। दूसरा है रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है तथा मानव संसाधन पुष्ट होते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि और पूंजी का निर्माण होता है। चौथा है उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खंड कृषि, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति होती है। पांचवा है अनुसंधानों को बल मिलता है और तकनीकी विकसित होती है। अर्थव्यवस्था में उद्योगों की अधिकाधिक सहभागिता ही राष्ट्र के निवासियों को चहुमुखी विकास प्रदान कर सकती है। आइए अब हम औद्योगिक प्रदूषण पर चर्चा करते हैं। हमने यह तो देख लिया कि उद्योगों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और देश का विकास होता है, लेकिन उद्योगों के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। उद्योगों के विकास का जो दुष्परिणाम है वह है औद्योगिक प्रदूषण। आइए हम औद्योगिक प्रदूषण पर चर्चा करते हैं। वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती हो उसे प्रदूषण कहते हैं।
मनुष्य ने अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक कारखानों की स्थापना की। औद्योगिक प्रगति ने अर्थव्यवस्था को विकसित और उन्नत बनाने में जहां अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संबंधी ऐसी कठिनाइयों को जन्म दिया है जो आज विकराल रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। आज पर्यावरणविद इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा, दूषित जल, विषैली गैस आदि संपूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है तथा प्रदूषण की स्थिति संकट बिंदु तक पहुंच गई है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है। औद्योगिकीकरण से होने वाले प्रमुख प्रदूषण इस प्रकार हैं। इनमें सबसे पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है भूमि प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। हमने यह तो जान लिया कि औद्योगिक प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। अब इन प्रदूषणों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। प्रदूषित वातावरण संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाता है। मानव जीवन पर इसके दुष्परिणाम कौन कौन से होते हैं, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है प्रदूषित वायु मानव की श्वसन क्रिया को क्षति पहुंचाती है। इससे दमा, निमोनिया, गले में दर्द, खांसी के साथ ही कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसे घातक रोग होते हैं तथा हानिकारक गैसों का वायुमंडल में अधिक मिश्रण भीषण हादसों को जन्म देता है, जिससे मनुष्य मौत के शिकार हो जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी इसी प्रकार की औद्योगिक गैस रिसाव का परिणाम थी। नंबर 2, प्रदूषित जल अनेक रोगों के कीटाणु विषाणु मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर रोगों को उत्पन्न कर देता है। प्रदूषित जल के सेवन से पेचिश, हैजा, अतिसार, टाइफाइड, चर्म रोग, खांसी, जुकाम, लकवा, अंधापन, पीलिया व पेट के रोग हो जाते हैं। नंबर 3, गंदगी के क्षेत्रों और प्रदूषित चीजों पर मक्खी, मच्छर, कीड़े आदि पनपते हैं। गंदगी युक्त वातावरण में अनेक कीटाणु पैदा होते हैं जो मनुष्य के लिए पेचिश, तपेदिक, हैजा, आंतों के रोग, आंखों में जलन आदि रोगों हेतु उत्तरदायी होते हैं। अगला है ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव सुनने की शक्ति पर पड़ता है। अत्यधिक शोर से व्यक्ति बहरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त इससे रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, घबराहट आदि रोग भी मनुष्य में पनप जाते हैं। औद्योगिकीकरण से बढ़ते प्रदूषण और वायुमंडल में बिखरती कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव का जन्म हुआ है। सूर्य की गर्मी के कारण वायुमंडल में कैद हो जाने से धरती के औसत ताप में वृद्धि हो रही है, जिससे भूतापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है। इसके दुष्परिणामों को पृथ्वी पर होने वाले महाप्रलय के रूप में आंका जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आप कुछ प्रश्नों को नोट कर लीजिए जिन पर आपको अभ्यास करना है। इनमें पहला प्रश्न है उद्योग किसे कहते हैं। दूसरा है भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कौन सा है। लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत में उद्योग कितने प्रकार के हैं, वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है औद्योगिक प्रदूषण पर प्रकाश डालिए।